I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the society members. It has very simple language articles, draft of various applications, webinar videos, earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. Our webinar is for free knowledge and experience sharing, conducted in non-technical, simple language, which can be understood by everyone. As far as possible, speaker will not speak technical or legal language. At the end of speaker session, questions only relating to today's topic will be taken up and other questions will be ignored. Our today's topic is associate member, who can become, how to become, एसोसिएट मेंबर का वोटिंग और इलेक्शन राइट्स, मैनेजिंग कमेटी बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, और वायलेशंस करने पे क्या क्या पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशंस वगैरह वगैरह. टू स्टार्ट विथ, typically there are few types of memberships in a cooperative housing society. The first being the primary member. जो फर्स्ट मेंबर होता है सोसाइटी का, फर्स्ट मतलब वो वाला फर्स्ट नहीं, पर जो एग्रीमेंट में जिसका नाम फर्स्ट है वो. तो प्राइमरी मेंबर, दैट इज टिपिकली वी रेफर इट एज द फर्स्ट मेंबर. जॉइंट मेंबर्स, मानो अगर एग्रीमेंट में आपके 4 नाम हैं, तो जो फर्स्ट नाम है अनिल शर्मा लेटेस्ट से, तो उसको प्राइमरी मेंबर बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर. And the primary member is the one who enjoys most of the rights of the society membership. Without his say so, other members do not get any rights. Then the first अनिल शर्मा हो गया, सेकंड सुनील शर्मा हो गया, और थर्ड अनीता शर्मा हो गई, और चौथा सुनीता शर्मा हो गई. तो जो पहला नाम है दैट बिकम्स द प्राइमरी मेंबर, और बाकी सब जॉइंट मेंबर्स बने रहेंगे. अब प्राइमरी मेंबर हो गया, जॉइंट मेंबर, तो एग्रीमेंट में जो दूसरा नाम है, तीसरा नाम है, चौथा नाम है, इवन 10 नाम भी है, तो भी वो सारे के सारे जॉइंट मेंबर्स कहलाएंगे. अब तीसरा कैटेगरी है प्रोविजनल मेंबर. प्रोविजनल मेंबर मींस जिसको हम टिपिकली नॉमिनी मेंबर पहले बोला करते थे. अभी जुलाई 2019 से उसको प्रोविजनल मेंबर का कैटेगरी दे दिया हुआ है. फिर उसके बाद है नॉमिनल मेंबर. नॉमिनल मेंबर का मतलब है वो जो लिव एंड लाइसेंस टेनेंट वाला मेंबर होता है, जो लिव एंड लाइसेंस पे आता है, उसको नॉमिनल मेंबर बनना पड़ता है. 100 रुपए का नॉमिनल मेंबरशिप फीस दे के ही इज द नॉमिनल मेंबर. उसके बाद में हुआ एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर. एक समय पहले एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर का प्रोविजन दिया हुआ था एक्ट में, बट दिस वाज रिमूव्ड ऑफ बाय अमेंडमेंट टू द एमसीएस एक्ट समवेयर अराउंड जुलाई 2019. फिर एक और मेंबर हुआ करता था, सिंपैथाइजर मेंबर. दिस वाज रिमूव्ड व्हेन द एक्ट गॉट अमेंडेड समवेयर इन अगस्त 2014. So presently there is no sympathizer member in cooperative housing societies. There is no active member or non-active member in cooperative housing societies. उसके बाद में एक्ट 2019 जुलाई 19 में was introduced as associate member. तो एसोसिएट मेंबर के क्या राइट्स है और कौन अपॉइंट कर सकता है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं.
नाउ टिपिकली दूसरे कोऑपरेटिव एक्ट्स में, जैसे कि दिल्ली का है या गुजरात का है, उसमें कहीं अभी तक ये प्रोविजन नहीं दिया हुआ है एसोसिएट मेंबर का, बट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है. So today's webinar is about Maharashtra Cooperative Societies Act and Rules. So associate member means उसका status क्या है? An individual member who is legally authorized to exclusively represent the first primary member. The law provides that the name of associate member shall not be recorded in the society's share certificate of the relevant flat. The associate member जो है, it should be a natural person. What is an associate member? कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी मेंबर, फर्स्ट मेंबर किसी कारणवश सोसाइटी के मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर पाता है, तो देन उसका रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, जैसे वो खुद अब्रॉड में है, बाहर गांव है, बाहर देश है, बुजुर्ग आदमी हो गया है, नहीं काम काज हो सकता है उससे, या किसी कारणवश शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, इज नॉट फिट इनफ टू अटेंड टू हिज सोसाइटी अफेयर्स, तो ऐसी सूरत में ही इज अथोराइज्ड बाय लॉ टू अपॉइंट एन एसोसिएट मेंबर. Hence, MCS Act provides for his authorized representative. Authorized representative का इसका मतलब ये हो गया एसोसिएट मेंबर. एसोसिएट मेंबर का जो अथॉरिटी है, इट इज एज इक्विवेलेंट टू लिमिटेड पर्पस पावर ऑफ अटॉर्नी. It is not a power of attorney document, because power of attorney document has to be compulsorily on a stamp, 500 rupees stamp paper, and it has to be compulsory registered. Registration fee 1000 रुपए भरोगे तब जाके it has to be registered before the local SRO, Register of Sub Assurances. लेकिन ये एसोसिएट मेंबर का ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आप एक सिंपल फॉर्म भरोगे, और फॉर्म नंबर 6 है या 7 है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बायलॉज दैट यू आर यूजिंग. 100 रुपए का एसोसिएट मेंबरशिप फीस दोगे सोसाइटी को. वो फॉर्म में ओरिजिनल मेंबर, दैट इज प्राइमरी मेंबर का सिग्नेचर होगा, एसोसिएट मेंबर का कंसेंट वगैरह होगा, एंड देन मैनेजिंग कमेटी में वो लिया जाता है कंसिडरेशन के लिए. मैनेजिंग कमेटी ओके कर देती है, एंड देन बिकम्स एन एसोसिएट मेंबर. मैनेजिंग कमेटी ओके क्यों नहीं कर सकती है, उसके अधिकार में है या नहीं, हम लोग इस विषय पे भी चर्चा कर लेते हैं. तो एसोसिएट मेंबर is an authorized representative, or say associate member, which is somewhat equivalent to a power of attorney to legally represent him in the society affairs, which includes voting, contesting society election, or becoming managing committee member, or attending managing committee or general body meetings, etc. Society is bound to accept and grant society membership, associate membership, based on directions application from the first primary member. Can associate member be classified as a power of attorney holder? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या हम उस एसोसिएट मेंबर को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोविजंस अलग अलग दिए हुए. एसोसिएट मेंबर इज डेलीगेटेड लिमिटेड पर्पस अथॉरिटी, उसके पास लिमिटेड पर्पस है, और अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154B(1) ब्रैकेट 18 सब ब्रैकेट सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 8, that is 154B(1) bracket 18A, read with section 154B(10) bracket 6 by filing bylaw prescribed form number 7, which does not require stamp duty payment and registration,
under the provisions of MCS Act. So MCS Act says pay 100 rupees as associate membership fee, fill up this form. It is more than sufficient to become associate member. Power of attorney, that is POA, is legally enforceable only if the POA is stamp duty paid, that is 500 rupees, and registered, that is registration fee 1000 rupees, before the local office of the registrar of sub-insurances. An unregistered power of attorney document is legally null and void for any and all purposes. Can power of attorney become an associate member? जैसे मानो अनिल शर्मा का फ्लैट है, अनिल शर्मा ने राकेश भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि मेरे बिहाफ में आप ये सब काम करोगे, तो क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एसोसिएट मेंबर, या क्या वो खुद को एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर सकता है? यस, an individual person who holds a registered power of attorney document is entitled to become an associate member in compliance with section 154 B1 18 read with section 154 B10 by self filling. वो खुद का बाय लॉ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है नंबर 7 वो खुद भर सकता है अपना खुद का नाम डाल के, और वो ओनर के बिहाफ में भी साइन करेगा बिकॉज उसके पास उसका पावर ऑफ अटॉर्नी है. सो ही विल बी साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, खुद के लिए साइन करेगा और वो उस अनिल शर्मा प्राइमरी मेंबर के लिए भी साइन करेगा. सो कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी अ पर्सन हु होल्ड्स एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी एंड हैज PO अथॉरिटी अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट. पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट एक अलग एक्ट है, जैसे MCS एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अलग है, वैसे POA एक्ट भी अलग है. इट इज ए सेंट्रल एक्ट, MCS एक्ट इज ए स्टेट एक्ट. एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि इज इट नेसेसरी टू बी अ ब्लड रिलेटिव, दैट इज फैमिली मेंबर, टू बिकम एन एसोसिएट मेंबर? एक्ट तो यही बोलता है, 154B(1)(18) ये बोलता है कि एसोसिएट मेंबर सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जो फैमिली मेंबर है, जैसे कि हस्बैंड, पति, पत्नी, पिता, माता, ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, बेटा, बेटी, दामाद, बहू, that is daughter-in-law, nephew and niece. Society would be doing an illegal act if associate membership is granted to any other person except these family members. तो अगर सोसाइटी ने एसोसिएट मेंबर का फॉर्म लिया और वो बगल वाला चाय वाले का नंबर चाय वाले या पान वाले का एसोसिएट मेंबर बना दिया है, तो सोसाइटी हैज टू रिफ्यूज दैट एंड इट हैज टू वेरीफाई कि जो एसोसिएट मेंबर जिस किसी को भी बना रहे हो वो आप फैमिली मेंबर है या नहीं. एक और प्रश्न उठता है कि एसोसिएट मेंबर कैन एसोसिएट मेंबर कंटिन्यू आफ्टर डेथ ऑफ फर्स्ट प्राइमरी मेंबर. मतलब जिस अनिल शर्मा जो प्राइमरी मेंबर था उसने किसी को एसोसिएट मेंबर बनाया और वो अल्टीमेटली कभी गुजर जाता है, तो क्या उसका एसोसिएट मेंबर कंटिन्यू कर सकता है क्या? The answer is no. Associate member under MCS Act is a stopgap arrangement between himself and the primary member. Stopgap arrangement. मतलब टेम्परेरी राइट्स दिया हुआ उसको. जैसे मैंने पहले बताया कि it is an equivalent, not completely, but an equivalent power of attorney holder. So associate member steps into the shoes, मतलब responsibility and liability of first primary member. तो जो प्राइमरी मेंबर कर सकता है वो लगभग सारे के सारे काम एसोसिएट मेंबर कर सकता है, लेकिन प्राइमरी मेंबर जब गुजर जाता है या वो सोसाइटी का मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है
या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है कानूनी तौर पे, तो द अथॉरिटी, प्राइमरी मेंबर का जो अथॉरिटी डेलीगेट किया हुआ है एसोसिएट मेंबर को, इट comes to a permanent stop and becomes defunct for any and all legal purposes. Any कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्राइमरी मेंबर अगर गुजर जाता है या वो सोसाइटी मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है, जैसे बेच के चला गया या वो रिजाइन कर दिया या वो कानूनी तौर पे इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसने जो अथॉरिटी दिया हुआ, यहाँ पे शब्द है डेलीगेटेड, उसका अथॉरिटी डेलीगेट किया हुआ है कि मैं बोलता हूँ कि मैं आप इस आदमी को ये काम करने के लिए अथॉरिटी देता हूँ, तो ये अथॉरिटी उसके मरण के उपरांत वो खत्म हो जाता है. Society managing committee office bearers will be liable for various prosecutable offences if associate member is allowed to continue after death or resignation of first primary member. सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को यह ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट प्राइमरी मेंबर गुजर जाता है तो उसका एसोसिएट मेंबर का जो भी राइट्स है, ड्यूटीज है, अगर वो चेयरमैन बना हुआ है वगैरह, तो ही हैज टू बी सिंपली रिमूव्ड अवे इमीडिएटली, बिकॉज उसका राइट्स खत्म हो जाता है. उसका राइट्स तब तक रहता है जब तक वो एसोसिएट मेंबर, जो प्राइमरी मेंबर, वो जिंदा है. एक साधारण प्रश्न ऐसा भी कई बार उठ के आता है कि एसोसिएट मेंबर अगर वो सोसाइटी में नहीं रहता है तो क्या उसे आप अपॉइंट कर सकते हो? यस, कानून प्रोवाइड करता है कि एसोसिएट मेंबर कैन ओनली बी ए फैमिली मेंबर. द लॉ डज नॉट प्रोवाइड हिम टू बी ए रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी. जैसे उदाहरण के तौर पे अनिल शर्मा एक सोसाइटी में रह रहा है और उसका जो ब्रदर है वो बगल वाले सोसाइटी में रह रहा है, तो क्या आप वो अपने ब्रदर को इनवाइट एसोसिएट मेंबर बना सकता है? आंसर इज यस. इट इज नॉट नेसेसरी कि एसोसिएट मेंबर वो उसी सोसाइटी में रहता हो, बट इट इज नेसेसरी कि वो प्राइमरी मेंबर का कोई ना कोई फैमिली मेंबर होना जरूरी है. Associate member may not stay in the society premises and may stay somewhere else also. It does not matter. Yet, associate member can exercise any and all legal rights that is available to the first primary member. All legal rights का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ membership rights. Ownership rights, no, that is not permissible. I'll explain. Can society refuse to accept or grant associate membership by giving any excuse? जैसे अनिल शर्मा ने सुनील को एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भर के सोसाइटी को दिया, तो सोसाइटी हैज टू सी व्हाट कि वो जो प्राइमरी मेंबर है वो डिफॉल्टर तो नहीं है. अगर डिफॉल्टर है तो उसका एप्लीकेशन होल्ड करे जब तक वो डिफॉल्टिंग ड्यूज नहीं पूरा कर दे. ये प्रोविजन आपको 154B(7) में मिलेगा, सेक्शन 154B(7) में मिलेगा. अगर फर्स्ट प्राइमरी मेंबर के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ है एमसीएज एक्ट के अंदर में, जैसे उदाहरण के तौर पे सेक्शन 75 है और 88 है वगैरह, तो देन आल्सो सोसाइटी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड ग्रांट एसोसिएट मेंबरशिप टू द प्राइमरी मेंबर्स एप्लीकेशन. एसोसिएट मेंबर को वोटिंग राइट्स और सोसाइटी के इलेक्शन राइट्स कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है या नहीं है? यस, है उसके पास अधिकार. So associate member is legally entitled to vote or to contest society elections. Provided there is no outstanding dues against the flat and the first primary member is not prosecuted under section 75, 88, 98 वगैरह वगैरह. Can associate member be responsible for outstanding dues of the society? Can recovery proceedings be filed
against associate member for society's outstanding dues? Yes. It is possible, provided the associate member is residing, उस फ्लैट में रह रहा होगा तो प्राइमरी मेंबर के, जैसे पिताजी ने अपने बेटे को एसोसिएट मेंबर बना दिया और उसका बेटा भी अपने पिताजी के साथ रह रहा है, तो बेटा इज क्लासिफाइड एज एन ऑक्यूपेंट ऑफ द सोसाइटी. तो इफ इज रिसाइडिंग ही इज एन ऑक्यूपेंट, and for purposes of recovery proceedings under section 154b1 bracket 11 read with section 154b10 bracket 7, the associate member can be made liable under the recovery proceedings. If associate member is not residing in the flat of the primary first member, then recovery proceedings against associate member shall not be legally possible. इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्लैट में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो क्लासिफाइड हो गया एज ऑक्यूपेंट. और अभी नया जो कानून बना हुआ है जुलाई 2019 में सेक्शन 154B और सेक्शन 154B10, उसके अंतर्गत ऑक्यूपेंट के ऊपर भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स आप फाइल कर सकते हो. ऑक्यूपेंट मेंबर ना हो तो भी ऑक्यूपेंट पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पे कई बार क्या होता है कि अनिल शर्मा है फर्स्ट एंड ओनली ओनर एंड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो किसी कारण से गुजर जाता है, लेकिन बाकी ऑक्यूपेंट्स उसमें रह रहे हैं, जैसे बेटा है, अनिल शर्मा की वाइफ है, बाकी फैमिली मेंबर. तो जो भी उस फ्लैट में रह रहे हैं, सोसाइटी के फ्लैट में रह रहे हैं, दे विल बी क्लासिफाइड एज ऑक्यूपेंट और उसके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हैं. सो हेंस इफ एसोसिएट मेंबर इज रिसाइडिंग इन द फ्लैट देन ही इज ए ऑक्यूपेंट एंड उसके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं. अभी अगर एक फ्लैट में मानो 4 मेंबर हैं, 4 जॉइंट मेंबर्स हैं, 4 लोगों का ओनरशिप है एग्रीमेंट के हिसाब से, तो पहला मेंबर तो प्राइमरी मेंबर हुआ, बाकी तीनों जॉइंट मेंबर्स हुए, जॉइंट मेंबर 1 2 3 ऐसे करके. तो प्रश्न ये आता है कि कैन अदर जॉइंट मेंबर्स, मतलब दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, कैन दे ऑब्जेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एसोसिएट मेंबर बाय द फर्स्ट मेंबर? For your info, only and only the first primary member can appoint an associate member. He has got the sole authority to appoint associate member of his choice. There can be only one associate member for the same one flat. एक फ्लैट के लिए आप 2 एसोसिएट मेंबर अपॉइंट नहीं कर सकते हो. जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं प्राइमरी मेंबर हूं, मेरा एसोसिएट मेंबर अलग से अपॉइंट करूंगा, मैं सेकंड जॉइंट मेंबर हूं, मैं अलग से अपना एसोसिएट मेंबर अपॉइंट करूंगा. That is not permitted. So the interpretation comes as primary member has the sole authority to appoint associate member of his choice. There can be only and only one associate member for one flat. जैसे प्राइमरी मेंबर खाली एक ही हो सकता है, वैसे ही प्राइमरी मेंबर का एसोसिएट मेंबर भी एक ही हो सकता है. There cannot be 2 associate members for one flat. Hence, society shall not grant associate membership to multiple persons for one flat. By virtue of this, the other joint members do not derive any right to appoint associate member. बाकी के जो जॉइंट होल्डर्स हैं उस फ्लैट के, वो एसोसिएट मेंबर्स अपॉइंट नहीं कर सकते और उनका कोई हक नहीं बनता है कि फर्स्ट प्राइमरी मेंबर को बोले कि वो एसोसिएट मेंबर अपॉइंट ना करे. Technical thing, but it is there in the act. Can an existing associate member sell or gift or transfer the flat? एसोसिएट मेंबर क्या उसको अधिकार है प्रॉपर्टी बेचने का या गिफ्ट कर देने का वगैरह वगैरह? तो द आंसर इज नो. एमसीएस एक्ट के अंतर्गत
एसोसिएट मेंबर एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है बिटवीन हिमसेल्फ, मतलब एसोसिएट मेंबर, और प्राइमरी मेंबर. एसोसिएट मेंबर इज नॉट ए टाइटल ओनर ऑफ द फ्लैट. प्राइमरी मेंबर है वो टाइटल ओनर ऑफ द फ्लैट है, इसीलिए उसे हम प्राइमरी मेंबर बोलते हैं. मेंबरशिप होती है एमसीएस एक्ट के अंदर में, और टाइटल ओनरशिप होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सबको मिला के टाइटल ओनरशिप की परिभाषा पूरी होती है. सो इफ एसोसिएट मेंबर सेल्स द फ्लैट और transfers it or rents out that flat, then associate member becomes liable for various prosecutable offenses along with the society office bearers, MC members, for aiding and abetting the associate member for transferring membership related to the flat. एक समय ऐसा पहले हुआ करता था कि मैंने इसको एसोसिएट मेंबर बना लिया, अब वो खुद गुजर जाता है. सोसाइटी मेंबर को 5 साल 10 साल के बाद पता चलता है कि भाई ये एसोसिएट मेंबर पे अपॉइंटेड है, किसी तरह मैनेज करके वो फ्लैट भी सेल कर देता था. लेकिन प्राइमरी मेंबर के जो लीगल हायर्स है, क्लास 1 लीगल हायर्स है, उनका हक उस फ्लैट पे बना रहता है. अब कानून ने ये खुलासा कर दिया कि एसोसिएट मेंबर कैन बी ओनली ए फैमिली मेंबर, बट ही डज नॉट हैव एनी टिपिकल राइट्स एक्सेप्ट few rights of society's membership. He does not derive any right under the ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू फ्लैट बेचने का वगैरह. अब वो एसोसिएट मेंबर है, वो स्टैप गैप अरेंजमेंट है उसका, इसके लिए वो प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकता है, वो गिफ्ट भी नहीं कर सकता है, वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है, और वो किसी भी तरीके से फ्लैट को भाड़े पे भी नहीं उठा सकता है. आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल ओनर, मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक ही अपने प्रॉपर्टी को भाड़े पे उठा सकता है. यहाँ पे एसोसिएट मेंबर बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी से डील करने के लिए, सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से डील करने के लिए, लेकिन वो फ्लैट को लेना, बेचना, भाड़े पे उठाना वगैरह वो नहीं कर सकता. एसोसिएट मेंबर अपने खुद के नाम पे एनओसी वगैरह भी नहीं ले सकता है. कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि कैन इज एसोसिएट मेंबर required to sign any indemnity bond on becoming a managing committee member? There is no legal requirement. So hence, associate member is not required to execute any indemnity bond. So there is no legal requirement to ask for any type of indemnity bond from associate member who is elected to the managing committee or who is co-opted to the managing committee. This is more specifically applicable since law provides that the first primary member shall be legally responsible or say vicariously liable for any and all legal actions of his associate member. This is possible under section 154B 10(7). So अगर एसोसिएट मेंबर ने कुछ भी गड़बड़ी किया हुआ है या कोई भी गलत काम किया हुआ है सोसाइटी में, मैनेजिंग कमेटी बनने के बाद में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स वगैरह किया हुआ है, तो उसकी लाइबिलिटी एसोसिएट मेंबर भी भोगेगा और प्राइमरी मेंबर भी भोगेगा, बिकॉज देयर इज ए प्रोविजन अंडर द एक्ट टू डू सो. क्या एक आदमी अपने आप से ही एसोसिएट मेंबर बन सकता है? नो. द अथॉरिटी, द प्रिविलेज इज डेलीगेटेड टू एन associate member by the first primary member only via proper prior written consent of the first primary member as mandated under section 154(b)(1) bracket 18 read with section 154B bracket 10 154B 10 bracket 6. Such written consent has to be obtained via bylaw prescribed form number 7, without which the society is duty bound not to grant associate membership to anybody. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रिटर्न कंसेंट नहीं आता फॉर्म नंबर 7 के साथ में, और जब तक उसका 100 रुपए का एसोसिएट मेंबरशिप फीस नहीं आता, एंट्रेंस फीस जिसको बोल सकते हैं,
तो तब तक सोसाइटी शुड नॉट ग्रांट एसोसिएट मेंबरशिप, और जब तक फर्स्ट प्राइमरी मेंबर का रिटर्न कंसेंट ना हो इस फॉर्म नंबर 7 में, तब तक कोई भी व्यक्ति एसोसिएट मेंबरशिप क्लेम नहीं कर सकता. Society managing committee shall be liable for prosecutable offences if associate member is granted to anybody without prior written consent of first primary member. कई बार एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि मैं एसोसिएट मेंबर बन गया तो मेरे नाम पे बिल आना चाहिए क्योंकि अभी मैं मेंटेनेंस का बिल दूंगा वगैरह वगैरह. ये एक चक्कर चलता है टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ पोजेशन राइट्स ऑन द फ्लैट. एक जमाने में हुआ करता था, अभी भी हो रहा है. लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या सोसाइटी सर्विस और मेंटेनेंस बिल एसोसिएट मेंबर के नाम पे दे सकती है या नहीं? जवाब है नहीं, क्योंकि एसोसिएट मेंबर आपका टेम्पररी मेंबर है सोसाइटी का, वो भी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइमरी मेंबर. एसोसिएट मेंबर इज नॉट ए टाइटल ओनर. सो सोसाइटी मस्ट नेवर रेज, कभी भी सोसाइटी मस्ट नेवर रेज सर्विस एंड मेंटेनेंस बिल name of associate member because he is only a delegated authority, temporary delegated authority of the first member. कई बार क्या होता है कि फर्स्ट मेंबर बिग शॉट है, अपना फ्लैट लिया, वो अमेरिका निकल गया, यहाँ पे किसी को एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर गया. धीरे से कुछ समय के बाद में एसोसिएट मेंबर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को बोलता है कि मैं एसोसिएट मेंबर हूँ, मैं भाड़ा दे रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ, मेरे चेक से दे रहे तो मेरा नाम आना चाहिए बिल के ऊपर. सोसाइटी को ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी एसोसिएट मेंबर का नाम सर्विस और मेंटेनेंस बिल पे नहीं डालना है किसी भी हालत में, क्योंकि वो डालना मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रॉड होता है, चीटिंग भी हो सकता है वगैरह वगैरह. तो डू नॉट, द मैनेजिंग कमेटी शुड नेवर पुट द नेम ऑफ एसोसिएट मेंबर ऑन द मेंटेनेंस बिल और ऑन एनी एनओसीज ऑल्सो. Society is legally duty bound to raise service and maintenance bills only in the name of the first primary member and or joint members if any. And for deeper clarity, अगर ये भी confusion है तो जिसका ना भी नाम आय रजिस्टर में मेंशन है उस फ्लैट नंबर के अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ उसी नाम पे आप बिल्स रेज कर सकते हो. आपको ये ध्यान में बता दूं कि आय रजिस्टर में एसोसिएट मेंबर का नाम रजिस्टर नहीं होगा. शेयर सर्टिफिकेट में एसोसिएट मेंबर का नाम एंडोर्स नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि कैन सोसाइटी रिमूव एसोसिएट मेंबर फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड्स? द आंसर इज नो. द प्रिविलेज एंड अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, that is delegated to an associate member is by the first primary member only via that the bylaw prescribed form and under section 154b1 bracket 18 and under section 154b bracket 154b10 bracket 6. Hence associate member can be removed only by prior written application of first primary member. मतलब अगर एसोसिएट मेंबर को हटाना है तो सोसाइटी खुद से नहीं हटा सकती, लेकिन अगर फर्स्ट प्राइमरी मेंबर ने सोसाइटी को नोटिस दे दिया कि मैंने जो पहले एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट किया था मैं उसको विड्रॉ करता हूं, तो सोसाइटी हैज टू रिमूव दैट पर्टिकुलर एसोसिएट मेंबर राइट्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड्स एंड इवन if the associate member has become a chairman, secretary वगैरह वगैरह, then he has to step down immediately the moment the first primary member withdraws his associate membership rights given to somebody else. Associate member gets no legal rights to raise objections or disputes if he is removed from associate membership. अब चूंकि एसोसिएट मेंबर को टेम्परेरी राइट्स दिया गया था तो एसोसिएट मेंबर के पास ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है डिस्प्यूट क्रिएट करने का या ऑब्जेक्शन क्रिएट करने का, रेस करने का, अगर उसको एसोसिएट मेंबर से हटा दिया जाता है. इट इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी कि अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दिया हुआ है तो आप ही सिर्फ उसको विड्रॉ कर सकते हो, और जैसे ही विड्रॉ किया बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स ऑफ लॉ
पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का सभी राइट्स खत्म हो जाता है। However, society shall remove associate member from its records provided the first primary member expires or resigns from membership or becomes insolvent. तो एक तरीका है सोसाइटी को एसोसिएट मेंबर को हटाने का, वो है अगर फर्स्ट प्राइमरी मेंबर गुजर जाता है, मर मुरा जाता है, या वो सोसाइटी के मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है, या वो फाइनेंशियली दिवालिया हो जाता है। कैन एसोसिएट member's name be recorded in the share certificate? Well, the answer is no. It is a prosecutable offense to record the name of a non-title owner in the share certificate. अभी नॉन टाइटल ओनर कैसे डिटरमाइन करते हैं? जैसे एग्रीमेंट लिया आपने, एग्रीमेंट में जो परचेजर है वो टाइटल ओनर है, उसके अलावा और कोई भी टाइटल ओनर नहीं हो सकता। आपने गिफ्ट डीड लिया तो उसके अंदर जो डोनी है वो टाइटल ओनर हो गया। आपने रिलीज डीड लिया तो उसमें जो रिलीजी है वो टाइटल ओनर हो गया। अगर आपने डिग्री लिया कोर्ट का तो डिग्री जिस आदमी के फेवर पे है वो टाइटल ओनर है। ऐसे करके टाइटल ओनर डिटरमाइन होता है। तो सोसाइटी shall never record the name of associate member in the share certificate under the parameters ये डिफाइन किया हुआ है 154(b)(1)(18) में। Associate member is only a temporary delegated authority and not a title owner of the flat. Under the provisions of Transfer of Property Act and read with other relevant laws, the title owner of the flat shall only be the owners or co-owners, means the first primary member along with joint owners whose names appear in the registered sale deed. तो सेल डीड में नाम नहीं है, गिफ्ट डीड में नाम नहीं है, कोर्ट डिग्री में नाम नहीं है, रिलीज डीड में नाम नहीं है, तो आप टाइटल ओनर नहीं हो सकते और आप क्लेम भी नहीं कर सकते। अब एक टेक्निकल प्रश्न ये आता है कि कैन एसोसिएट मेंबर स्टे इन द प्राइमरी फर्स्ट मेंबर्स फ्लैट विदाउट पेइंग नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एसोसिएट मेंबर ओनली कैन बी ए फैमिली मेंबर। तो फैमिली मेंबर में माता पिता है वगैरह वगैरह है, तो वो तो उस फ्लैट में रहने के हकदार ही है, क्योंकि वो बायलॉ नंबर 3(26) में लिखा हुआ है, रोमन 3 XXV में लिखा हुआ है। तो फैमिली मेंबर इज अलाउड टू स्टे इन द फ्लैट of the first member, and similarly associate member who is again a family member is also allowed to stay in the flat of the primary member without paying any non-occupancy charges. Non-occupancy charges are not applicable to such family members under bylaw number 43(2) and the sub bylaws. So conclusion में ऐसा निकलता है कि एसोसिएट मेंबर बगैर एनओसी चार्जेस दिए हुए उस प्राइमरी मेंबर के फ्लैट में रह सकता है। टेक्निकली रह सकता है क्योंकि वो फैमिली मेंबर है। अभी एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं कई बार कि एसोसिएट मेंबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है क्या? कैन ही गेट कोऑप्टेड? कैन ही बिकम सोसाइटी ऑफिस बेरर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और कैन ही बिकम ए कमिटी मेंबर? यस, एक्ट प्रोवाइड्स इट। एक्ट बोलता है कि, कानून बोलता है कि एसोसिएट मेंबर कैन बी which was duly appointed by the first member via this sections and bylaw number 7 can become a contest managing committee elections by filing the prescribed bylaw form number 10A. एसोसिएट मेंबर होने के बावजूद भी प्राइमरी मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है या उसका एसोसिएट मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी एक, या उसका जॉइंट मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है।
और ये लड़ने की क्षमता बायलॉ प्रिस्क्राइब फॉर्म 10A में दिया गया हुआ है। तो एसोसिएट मेंबर मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी बन सकता है, उसको कोऑप्ट भी किया जा सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ द प्राइमरी मेंबर, एंड ही कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट विद द कंसेंट ऑफ द प्राइमरी मेंबर। एक क्वेश्चन arises is, अगर एसोसिएट मेंबर मैनेजिंग कमेटी मेंबर बन जाता है तो क्या वो सोसाइटी के एनओसीज है, डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स है, ट्रांसफर फाइल्स है, आईजी रजिस्टर्स है, बैंक चेक्स है, क्या वो ये सारी चीजें साइन कर सकता है आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिस बेरर? अगर वो ऑफिस बेरर बन जाता है तो ऑफिस बेरर का अधिकार है ये सारी चीजों को एंडोर्स करना, साइन करना वगैरह। तो अगर एसोसिएट मेंबर इज ड्यूली इलेक्टेड and co-opted as an MC member and becomes an office bearer, then the associate member can conduct himself as a society office bearer for any and all purposes, which includes signing any and all society documents, NOCs, records register। जैसे अगर एसोसिएट मेंबर मानो सेक्रेटरी बन गया तो सेक्रेटरी का काम है ये सब चीजें साइन करना। मेंबरशिप का ट्रांसफर फाइल्स अप्रूव कर सकता है वो, अप्रूविंग नॉमिनेशन फॉर्म्स, एंडोर्सिंग सेट सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफर एंड एंट्रीज इन INJ रजिस्टर्स, नोटिसेस, रिकवरी प्रोसीड, ये सारे के सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स पे एसोसिएट मेंबर अपना सिग्नेचर लगा सकता है। अभी एक नया टेक्निकल क्वेश्चन है, कैन अदर ज्वाइंट मेंबर्स, जैसे दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर है, चौथा मेंबर है एग्रीमेंट में, कैन दे अपॉइंट एसोसिएट मेंबर? अभी हर कोई अगर एसोसिएट मेंबर अपॉइंट करने लगा या एक ज्वाइंट मेंबर बोलने लगा, दूसरा वाला बोलने लगा कि मैं अपना एसोसिएट मेंबर अपॉइंट करता हूँ, वो ये बोलता है कि नहीं मैं 2 एसोसिएट मेंबर अपॉइंट करता हूँ, कानून में इसका सब प्रोविजन नहीं दिया गया, अभी तक तो नहीं दिया गया। तो ओनली द फर्स्ट मेंबर, जो सारे सोसाइटी के राइट को एक्सरसाइज करने का फर्स्ट अथॉरिटी किसको है? फर्स्ट मेंबर को है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेंबर को सोसाइटी का कोई भी राइट्स एक्सरसाइज करने का अथॉरिटी नहीं है, और अगर अथॉरिटी मिलना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कंसेंट ऑफ द फर्स्ट मेंबर से ही मिल सकता है। कि अगर फर्स्ट मेंबर अथॉरिटी लेटर दे कि ठीक है मेरा सेकंड ज्वाइंट मेंबर या थर्ड ज्वाइंट मेंबर या फोर्थ ज्वाइंट मेंबर कोई भी एक या एसोसिएट मेंबर कम्युनिकेट कर सकता है सोसाइटी के साथ में, तो ही ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एसोसिएट मेंबर सोसाइटी के साथ में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज first member has a sole authority to appoint associate member of the choice. There can be only one associate member for one flat. There cannot be 2 associate member for same flat. Hence, society shall not grant associate member to multiple persons for one flat. So, अगर एक प्राइमरी मेंबर ने अपना एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर दिया तो उसके पास जो राइट्स है, हमेशा फर्स्ट मेंबर के पास ही सारी राइट्स रहती है, तो वही राइट्स ट्रांसफर हो जाता है एसोसिएट मेंबर को इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट मेंबर। अब दोनों रह के दोनों राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या तो फर्स्ट प्राइमरी मेंबर कर ले और उसके एब्सेंस में रिमेंबर उसके एब्सेंस में एसोसिएट मेंबर कर ले। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइमरी मेंबर भी चिट्ठी लिख रहा है सोसाइटी को कुछ डॉक्यूमेंट मांगने के लिए और उसका एसोसिएट मेंबर भी लिख रहा है। बोथ इज नॉट पॉसिबल, ओनली एनी वन। So, by virtue of all these things, other joint members, if any, do not derive any right to appoint associate member. Associate member himself cannot again appoint associate member. Associate member himself cannot execute any nomination form. I'll just explain. Can primary member, that is the first member, remove associate member? तो उसने जो अपॉइंट किया वो परेशान हो गया, नहीं काम करना है या मुझे चेंज कर देना है, तो कैन ही रिमूव और कैन ही चेंज द एसोसिएट मेंबर? Yes, it is possible. Whenever he wishes, he can duly remove his associate member by giving proper notice to the society MC. Associate member does not derive any legal right
to object his removal from associate membership. अभी जैसे एसोसिएट मेंबर सेक्रेटरी बन गया, उसको चस्का आ गया सेक्रेटरी का पद का अथॉरिटी करने के लिए, तो क्या वो ये ऑब्जेक्ट ले सकता है कि नहीं, मैं सेक्रेटरी, मुझे रिमूव नहीं कर सकते हो? वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा अगर फर्स्ट मेंबर ने उसे रिमूव कर दिया एसोसिएट मेंबर से, या वो खुद गुजर गया, या उसने सोसाइटी के मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया। अब अगर सोसाइटी के मेंबरशिप में से रिजाइन कर दिया हुआ है और उसका एसोसिएट मेंबर चेयरमैन बना रहता है उस फ्लैट से, तो उस फ्लैट का जो नया ओनर आता है उसका राइट्स कहाँ चला जाता है? तो जैसे ही फर्स्ट प्राइमरी मेंबर ने रिजाइन किया या गुजर गया और एसोसिएट मेंबर सोसाइटी का सेक्रेटरी या चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, तो उसका राइट इमीडिएटली खत्म हो जाता है वहां पे। So associate member does not derive any legal right to object his removal from associate membership. More so specifically, since his authority is derived only at the wishes or tentative requirement of the first member. Once such associate member is duly removed, then any MC post that the associate member might be holding automatically stands vacated with immediate effect, without any exceptions whatsoever and whichsoever. I will just remove this thing because repeat this thing again because this is very important. और कई सोसाइटियों में मैंने देखा है कि गुजर गया है वो आदमी प्राइमरी फर्स्ट मेंबर, और उसका जो अपॉइंटेड एसोसिएट मेंबर है वो कंटिन्यू करे जा रहा है, और वो अपना मैनेजिंग कमेटी का राइट्स भी एक्सरसाइज करा जा रहा है। या तो मैनेजिंग कमेटी को इसका ज्ञान नहीं है, या तो मिस्टेक से ये हुए जा रहा है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपके पास खबर आती है कि फर्स्ट मेंबर एक्सपायर हो गया है या उसने फ्लैट बेच दिया हुआ है, तो जो उसका एसोसिएट मेंबर है उसको तुरंत सोसाइटी से हकाल देना, निकाल देना, रिमूव कर देना, रिजेक्ट कर देना। नहीं तो मैनेजिंग कमेटी खुद कानूनी केसेस में फंस सकती है। Second technical question comes in, not second, another technical question comes is, can associate member resign from the associate membership? जैसे मानो सुनील को एसोसिएट मेंबर बनाया, अब कुछ समय के बाद में सुनील बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एसोसिएट मेंबर, तो क्या मैं रिजाइन कर सकता हूँ? यस, एसोसिएट मेंबर whenever he wishes can duly resign his associate membership by just simply giving proper notice to society managing committee and to the first member. The first member or the society cannot legally force any associate member to continue or remain as an associate member. To become associate member or not to become or continue or resign as associate member is the sole discretion of that person who has become an associate member or who has been appointed as or delegated as associate membership. Once such associate member has resigned or expired, then any MC post, managing committee post, that the associate member might be holding also shall stand vacated with immediate effect without any exceptions. अभी जैसे अनिल शर्मा ने सुनील भाई को एसोसिएट मेंबर बना दिया, वो तो अपनी मर्जी से बनाया हुआ है, तो क्या सुनील भाई बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा एसोसिएट मेंबर नहीं बनना है, या मैं रिजाइन कर देता हूँ, या वो खुद एक्सपायर हो जाता है, तो क्या होता है? तो एसोसिएट मेंबर का राइट टेम्परेरी है, वो रिजाइन कर सकता है खुद, वो अपने तरफ से वेकेट भी कर सकता है उस पोस्ट को। कैन एसोसिएट मेंबर एग्जीक्यूट nomination form on behalf of primary first member? One moment, please.
So the another question that comes is कि can associate member execute a nomination form on behalf of first member? The answer is no. Nomination form सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ओनर्स ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एसोसिएट मेंबर इज नॉट ए फ्लैट ओनर, सो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. नॉमिनी खुद भी फर्दर नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि नॉमिनी फ्लैट ओनर नहीं होता. नॉमिनी इज नॉट द टाइटल ओनर ऑफ दैट फ्लैट. Associate member is entitled to represent in the society affairs. That is it, nothing else. He is not entitled to exercise any rights or documents which includes वो उस फ्लैट को सेल नहीं कर सकता, वो फ्लैट को गिफ्ट नहीं कर सकता, वो उस फ्लैट के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकता, वो उस मॉर्गेज भी नहीं कर सकता है, रेंट पे भी नहीं दे सकता है, लीज पे भी नहीं दे सकता है, डोनेट भी नहीं कर सकता है, नॉमिनेट भी नहीं कर सकता, या और कुछ भी है वो कुछ नहीं कर सकता है एक्सेप्ट फॉर रूटीन सोसाइटी अफेयर्स को देखने के लिए. हाउएवर एक एक्सेप्शन है कि अगर फर्स्ट मेंबर ने किसी को रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया हुआ है ये सारे काम के लिए, विच मस्ट हैव ए स्पेसिफिक क्लॉज कि आई डेलीगेट अथॉरिटी टू माय पावर ऑफ अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर नॉमिनेशन फॉर्म इन सो एंड सो फेवर. अनिल शर्मा फर्स्ट मेंबर अमेरिका में रह रहा है, वहां से काउंसिलेट अटेस्टेड पावर ऑफ अटॉर्नी उसने यहाँ पर भेज दिया और उसमें लिख दिया कि ये सेल भी कर सकता है, ये गिफ्ट भी कर सकता है, ऐसा है वैसा. तो उसमें नॉमिनेशन फॉर्म भी एग्जीक्यूट करने का लिख दिया, उसमें एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भी एग्जीक्यूट करने का लिख दिया है, बट इट हैज टू बी इनसाइड द बॉडी ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट. तब ये पावर ऑफ अटॉर्नी इज लीगली एंटाइटल्ड to exercise and execute any and all rights or documents which includes sell, gift, mortgage, rent, lease वगैरह वगैरह. पर ये सिर्फ और सिर्फ एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कर सकता है. That too only registered power of attorney holder and not an associate member. Another technical question is, can associate member demand any document from society? Yes, he can demand either he or his first member. दोनों नहीं, सिर्फ एक जन. So he can demand all documents from the society which is applicable to be demanded to it, to the exception of third party private documents. जैसे बगल वाले फ्लैट का वो बोलता है मेरे को इसका सेल एग्रीमेंट दो, वो नहीं डिमांड कर सकते. लेकिन सोसाइटी के ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, बायलॉज हो गई, एजीएम के नोटिस एजेंडास हो गए, मिनट्स हो गए, बैलेंस शीट्स हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ डिमांड कर सकता है. लेकिन ही कैन नॉट डिमांड, एसोसिएट मेंबर कैन नॉट डिमांड थर्ड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, दैट इज सेल डीड, नॉमिनेशन फॉर्म. थर्ड पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं डिमांड कर सकता है. So associate member can demand documents and the society has to give it to him because the first member has given authority to him to do all these things. And this the act also states. So July 2019 का जो amendment act है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है. Can associate member, and the technical question is, can associate member file court cases against the society on behalf of first member? The answer is no. Associate member is not a flat owner and cannot be classified as an aggrieved person. Only flat owner, that is joint property title owners, can be classified as aggrieved persons. Associate member is only entitled to represent the first member in the society affairs, which may be required under the MCS Act, rules, bylaws. So associate member is legally not entitled to file any court cases against the society. However, a registered power of attorney holder with relevant clauses in the POA document is legally entitled to file any type of court cases against the society. Associate member file नहीं कर सकता है, लेकिन अगर registered power of attorney holder है तो वो कर सकता है. फर्स्ट मेंबर एसोसिएट मेंबर को भी अपॉइंट कर सकता है और फर्स्ट मेंबर रजिस्टर्ड पीओए होल्डर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को भी
अपॉइंट कर सकता है। दोनों के राइट एक दूसरे से भी भिन्न है, अलग अलग है। Is it necessary for associate member, and the technical question, is it necessary for associate member to be owner of the flat? No. If associate member is the owner of the flat, then is classified as a joint member. जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर एग्रीमेंट में 4 नाम है तो फर्स्ट नाम को प्राइमरी मेंबर बोला जाएगा और उसके बाकी सारे जितने भी जॉइंट ओनर्स हैं उनको जॉइंट मेंबर्स बोला जाएगा। दिस इज आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 154B 1 ब्रैकेट 18B। ओनली ओनर्स नेम, सिर्फ और सिर्फ मालिक लोगों के नाम शेयर सर्टिफिकेट में और आई और जे रजिस्टर्स में दर्ज किया जा सकता है। जॉइंट मेंबर मस्ट कंपल्सरीली बी द फ्लैट ओनर and is not and cannot be classified as a associate member। उसको 2 पद नहीं मिल सकता, 2 डेजिग्नेशन नहीं मिल सकता है कि मैं जॉइंट मेंबर भी हूं और मैं एसोसिएट मेंबर भी हूं, क्योंकि एक्ट में जुलाई 2019 के एक्ट में जॉइंट मेंबर को अलग करके अलग डेफिनेशन परिभाषा दिया हुआ है। सो जॉइंट मेंबर कैनॉट बिकम एन एसोसिएट मेंबर and there is no requirement to fill in form number 7 by any of the joint members. They are joint members by virtue of the sale deed। और सारे जो भी नाम सेल डीड में है उनके सारे के सारे नाम शेयर सर्टिफिकेट में और आईजे रजिस्टर्स में रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। Associate members' name cannot be recorded under any circumstances. It should not be recorded in the share certificate and in the INJ members register of the society. Only title owners' names will be recorded in the share certificate and INJ register. Now another highly technical question. If a member is already an associate member, let us say this by an example, अगर फ्लैट 101 का मालिक अनिल शर्मा है तो क्या अनिल शर्मा एसोसिएट मेंबर बन सकता है फ्लैट 202 का, 202 का? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। मींस अनिल शर्मा अपने खुद का फ्लैट का प्राइमरी मेंबर है और वो फ्लैट 101 है, लेकिन फ्लैट 202 का वो ओनर बोलता है कि भाई मुझे आपको एसोसिएट मेंबर बनाना है, और वो 2 और फैमिली मेंबर ये लिखे, वो भी फैमिली मेंबर है। जैसे उदाहरण के तौर पे अनिल शर्मा फादर है और होल्डिंग फ्लैट नंबर 101, सुनील भाई बेटा है फ्लैट नंबर 202 का जो अमेरिका में जाके सेटल है, तो वो यहाँ पे अपने फ्लैट का राइट्स किसी को देना चाहता है, तो क्या वो राइट्स अपने फादर को या अपने बहन भाइयों को दे सकता है, या अपने फादर को जो फ्लैट 101 होल्ड कर रहा है क्या उसको दे सकता है? यस। और क्या वो प्राइमरी मेंबर एसोसिएट मेंबर दूसरे फ्लैट के लिए बन सकता है? यस। So any existing member can become associate member of another family member's flat. However, as far as voting and contesting elections are concerned, or attending MC or JB meetings are concerned, or anything else, such member will be able to exercise his rights for any one flat. अगर वो 202 नंबर के फ्लैट के अगेंस्ट में जीबी मीटिंग का अटेंडेंस शीट साइन करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 202 के फ्लैट के लिए ही वो वोटिंग वगैरह कर सकता है। Can associate member be appointed as member of board of administrator of society? Yes, it is possible. कई बार सोसाइटी में डिस्प्यूट्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, या तो ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है, या तो सोसाइटी वाले ये बोलते हैं कि हमको एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है, हम अपना खुद का ही 3 मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको अपॉइंट भी कर देता है। तो क्या इस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में सोसाइटी मेंबर जो होने कंपलसरी है, क्या एसोसिएट मेंबर को भी
लिया जा सकता है? या आंसर इज यस. अगर एसोसिएट मेंबर को मैनेजिंग कमिटी मेंबर बनाया जा सकता है, तो ही कैन बी ऑल्सो डेलीगेटेड into the board of administrator, but on behalf of the first member. तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी मेंबर है, इंक्लूडिंग दिस एसोसिएट मेंबर, अगर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट लेटर में उसका नाम आ जाता है, then he is actually a delegate authority representing the cooperative ward registrar by his order, by his seal and signature, and their board of administrator are deemed public servants under section 161 of the MCS Act, read with section 21 bracket 12 of IPC, Indian Penal Code. So जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, इट इज ए डीम्ड पब्लिक सर्वेंट. ये भी ध्यान रखिए आप. Another question is, before we conclude, one or two more points. Can associate member be prosecuted for misappropriation of funds? Yes. If associate member is an MC member, अगर associate member कमिटी में रह चुका है और उसने वहां पे फंड्स की चीटिंग किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है, खाया पिया है, देन एसोसिएट मेंबर एंड हिज प्रिंसिपल बॉस कौन हुआ? जिसने उसको अपॉइंट किया, मतलब फर्स्ट मेंबर, दोनों लायबल हो जाते हैं इंडियन पेनल कोड के सेक्शन में प्रोसिक्यूट होने के लिए. और ये प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 154B 10 में, कि the liability of first member is linked to the liability of the associate member. This means associate member and his principal boss, means the first member, can jointly be prosecuted under civil laws and consumer laws, even criminal laws also. Can associate member be liable for prosecution for violation of GST or income tax or profession tax or property or any taxes वगैरह? Yes, अगर वो मैनेजिंग कमिटी मेंबर है और उसने यहाँ पे लैप्सेस किए हुए, तो he will be prosecuted. I already told you कि associate member is liable for prosecution under all the four laws, that is civil law, criminal law, Consumer Protection Act, and criminal law, civil law, consumer protection, and cooperatives law also. So I will conclude my lecture for today, and we will take up one-to-one questions. Short questions I will request people, so that everybody gets an opportunity to Mr. Kapadia, your first question, please. Short question. Mr. Kapadia, unmute your microphone and ask your question. Okay, Mr. Kapadia, check your microphone. We'll come back to you after some time. Anybody else has any questions, please? Yes, myself, I'm Kulkarni. Can I ask question? Yes, please. Please go ahead. Yeah, I just would like to know how this associate member is approved in the managing committee. Do managing committee has a right, or they have to take the approval from general body meeting? For your info, managing committee is the administrative and the governing body of the society. It has got sole rights, SOCSOLE, sole rights to decide on membership issues of the society, including new membership,
nominal provisional membership, associate membership, and so and so. And the general body has got no right whatsoever, without any exception, to decide on administrative or governing functions of the society. Act में ये provision नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी. Okay. So this has to be, I'll give you a small procedure for benefit of our friends. When you get an application form, then you check out the forms, whether it has been signed by both of them or no. Check out whether you have received that 100 rupees fees. Check out where is any outstanding dues against the flat. Check out where there is restraining notices against by any authorities against the flat. Check out whether the first member is prosecuted or there is any debarment under section 75, 88, वगैरह. If all these things are satisfied, then only associate member should be granted only and only by the managing committee. जीबी का कोई अधिकार नहीं है इसके अंदर. Okay. And is this associate member is shown in the provisional list of election? Yes, sir. If his name appears, if he has been appointed as an associate member, then his name should appear. But he will be able to contest election only by submitting form 10A of the first member, signed by the first member. Okay, thank you, sir. Thank you. Welcome. Sir, one question, please. May I? Yes, Mr. Sagar, Yogesh Sagar. See, earlier, say around 2005, a member was appointed as an associate member. Then the regulations were changed and it was necessary to be endorsed in share certificate. Now the regulations are changed and only relatives and family members can become associate member. What is the status of the member who was appointed as an associate member in 2005? Managing committee has to call a MC meeting, revoke all the earlier memberships, tell them, give them notices, and regularize the process. Okay, sir. Thanks. As I told you, Mr. Yogesh Sagar, मैंने अभी भी बताया कि अपॉइंटमेंट और निकालना वगैरह का काम मैनेजिंग कमेटी का है. अगर उसको लगता है कि गलत तरीके से अपॉइंट हुआ है या उस समय लोकल चाय वाला पान वाले को एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस तो था नहीं, किसी को भी अपॉइंट कर सकते थे. 100 रुपया भरा, फॉर्म भरा और किसी को भी मेंबरशिप एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर दिया. बराबर. तो क्या वो गलती अभी तक कंटिन्यू करते रहना चाहिए मैनेजिंग कमेटी के जानकारी में के आने के बाद में? जवाब है कि अगर आज पता चलता है तो उसको रेक्टिफाई करना मैनेजिंग कमेटी का काम है, नहीं तो वो गुनाह कंटिन्यू रहेगा और मैनेजिंग कमेटी भी वो कंटिन्यू गुनाह के शामिल में रहेगी. तो कॉल एमसी मीटिंग, रिवोक द एंटायर थिंग, गिव नोटिसेस टू दोस पर्सन and remove them off and request them to file afresh if they want to. Okay, sir. Thank you. Hello. Hello. Who is speaking, please? हाँ, मैं सोनी बोल रहा हूँ. कौन बोल रहे? अनूप कुमार सोनी. Your voice is booming. Can you adjust the microphone, please? अनूप कुमार सोनी बोल रहा हूँ. थोड़ा सा माइक्रोफोन स्लाइटली दूर रखिए आप, तो आपका वॉइस बूम हो रहा है. हाँ, सोनी बोल रहा हूँ. सोनी. बोलिए सर. Hello, Mr. Kapadia here. Can you hear me now? एक मिनट साहब. सब एसोसिएट मेंबर के लिए by somebody else, just hold on please. ये एसोसिएट मेंबर के लिए 100 रुपए से ज्यादा कुछ सोसाइटी लेती है. ओके. तो जबकि अभी आपने बताया 100 रुपए ही ले सकते हैं, तो फिर ये तो इलीगल चार्जेस हो गए ना. हाँ, कई सोसाइटी में मनमानी चलती है ना, दादागिरी चलती है, वो तो आपको पता ही होगा. अब दादागिरी जो कर सकता है उसको थोड़ी ना आप बोलोगे कि 100 रुपए लो या 5 रुपए ले, 5 लाख दो. नहीं, वो सब वो मुद्दा अलग है. वो मुद्दा अलग है. और दादागिरी करना नहीं करना वो अलग इशू है. लेकिन 100 रुपए से ज्यादा अगर लेता है तो वो इलीगल चार्जेस हो गया कि यही मैं पूछना चाहता हूँ. यस. ओके, थैंक यू. थैंक यू. Mr. Kapadia, please go Can ahead. you hear me now, Mr. Agarwal? Mr. Kapadia here. Yes, please, Mr. Kapadia. Yeah. See, you rightly said that the bill should be in the name of the.
you rightly said the bill should be in the name of the primary member. But what is happening time and again, that the associate member is paying the bills each and every time, and then later on creating a problem that bill to main de raha hu. So should the managing committees make it a point that only the primary member should pay the bill? Secondly, another link to that is that many societies are not allowing the associate member to be made an associate member except during the election time. Mr. Kapadia, it is this way. Society is concerned with its dues. ठीक है, तो अनिल शर्मा का जो फ्लैट है उसका ड्यूस आप भी भर सकते हो, मैं भी भर सकता हूं, और कोई भी भर सकता है. सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. इट हैज टू बी क्रेडिटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फ्लैट नंबर. दैट इज द की. So if associate member is paying the dues, it does not give him any rights whatsoever to claim on that. So if he says कि मैंने उसको इतना 100 रुपए दिया हुआ है, मेरा 100 रुपए पे हक है, आपका 100 रुपए पे हक होगा, लेकिन उसको क्लेम करने का हक जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में डालनी पड़ेगी, और कोई कोर्ट में चलेगा नहीं. वो जो क्लेम कर रहा है वो एसोसिएट मेंबर और उसका फर्स्ट मेंबर के बीच का व्यवहार है. सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का. सोसाइटी इज नॉट बॉदर्ड कि हु पेज द ट्रांसफर प्रीमियम, हु पेज द मेंटेनेंस बिल्स. ऑनलाइन भी जाता है ना कई पेमेंट, मेनी पीपल मेक ऑनलाइन पेमेंट्स. तो does the society know कि from where the online payment has come in? A person sitting in Dubai can make the payment of your flat. It really does not matter. Does the bank tell you कि नहीं खाली अकाउंट होल्डर ही पैसे जमा कर सकता है? ऐसा तो है नहीं सर. कोई भी कैश भी जमा कर सकता है, कोई भी आरटीजीएस एनईएफटी भी कर सकता है, कोई भी ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर कर सकता है आपके अकाउंट में. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आपका दूसरा प्रश्न क्या है? देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस कनेक्शन. Sir, can I Anybody ask? else? Sir, can I ask? Hello. Yes, Mr. Lakshman, please go ahead. Sir, thank you for doing these all subjects and noble work. Sir, नॉमिनी को सोसाइटी ने चेयरमैन सेक्रेटरी बना दिया है और बिल्डिंग अभी रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो कैन दे साइन द रीडेवलपमेंट डीए as signed as society secretary chairman? They are nominees. नॉमिनी है वो लोग. नॉमिनी मींस उनको प्रोविजनल मेंबर बना दिया गया है क्या? हाँ, वो लीगल हेयर भी है. नहीं. आर दे मेड एज प्रोविजनल मेंबर? हैव यू ग्रांटेड देम प्रोविजनल मेंबरशिप? या प्रोविजनल मेंबर दे दिए. तो प्रोविजनल मेंबर अभी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो वो लोग अभी डीए में डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कैन दे साइन एज अ सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर? If the provisional member has been elected as Yeah. MC member, then it can sign all the documents. I have just explained in my lecture also. Okay, thank you, sir. Thank you. Yes. Hello, sir. Yes, Mr. Rahul. Sir, sir, we have purchased a flat jointly, I and my wife. So in next month, I am going to relocate in some other state, but my wife will be here in the flat. So she can be interfere in the society affairs, or I need to given in writing to the society. So she will be handling all the affairs about my flat, related to my flat. See, as I've explained just now in my lecture, कि the first member, जो first member होता है primary member, only he has got the society administrative and affair rights. The joint members do not have any rights. So in order for the joint member to get the rights, the first member, primary member, has to give authority to the joint member to do everything. So a simple letter given to the society कि I am not available for so and so, my joint member is authorized to represent all my affairs in the society without any exceptions, and this may be allowed. That's it, nothing else. Okay. So just a simple application is required. Yeah,
And I would suggest to fortify it, you execute a power of attorney for many things that may be required in your absence in India, so that your joint member or wife will be able to do many things. And once the registered power of attorney is given to the society, और सोसाइटी को ऑब्जेक्शन करने का जो क्राइटेरिया वो भी खत्म हो जाएगा. Okay, sir. Sir, and one more. So they are asking for 1200 rupees, means 1200 rupees as a membership charges, as we are two members. So is it correct? No. When you buy a flat, the transfer fees are this way. If there are two people in the agreement, two persons in the agreement. Yes, sir. So the entrance fees will be 200 rupees. And for share certificate, they are asking. Let me complete. Okay, sorry, sir. So membership entrance fees will be 200 rupees. Membership transfer fees will be 500 rupees. Actually, I speak slowly, deliberately, so that friends understand it clearly. So membership entrance fees 200 rupees. Membership transfer fees 500 rupees. And share transfer premium 25,000 rupees. And all your earlier outstanding dues, पुराने ओनर का भी जो भी कुछ होगा वो क्लियर होना चाहिए. So then only this is sufficient for transfer of membership to the new owner. Nothing, no other charges, no, not even a single rupee is to be paid. If it is paid, it is illegal on part of both the parties. Okay, so I have already paid 1200 rupees, sir, as they demanded. So at that time मुझे पता नहीं था कि कितना देना है. So उन्होंने कहा कि आपको 1000 प्लस 200 रुपए, दो जॉइंटली है तो 100 so 200 देना पड़ेगा. So मैंने दे दिया है, but they are not issuing the receipt of that amount even though. So अब क्या कर सकते हैं? Some societies do all this mischief, can't help it. That is why we conduct this webinar, so that awareness is created, at least थोड़ा सा तो क्रिएट हो जाए. Yes, sir. Yes, Anyway, sir. thank you, Mr. Rahul, for joining. Thank you, sir. Sir, can I ask one more question? Hello. One, Mr. Vasudev. Yeah. See, a flat is bought by us. My son is primary member. I am a joint member. Plus, I am a co-owner. Hello. I am a co-owner. My wife is also a co-owner. I want to participate in the elections. So I have given to the society that form 10A filled up. Is there any other form to be filled up other than this? No, sir. That is the only form that is prescribed under the bylaws. That is the only form. That's all. Because here in our society, they are also collecting associate membership form, which is I feel is not correct. As I mentioned, many societies are either ignorant or they do what is typically DR office में जिसको बोलते हैं मनमानी, वो सब चलता रहता है. So if you are aware of the law, if you have become aware, then you should motivate them to follow the law. Okay. So now again, this is to be approved by the managing committee. Let us say the primary member has signed that form 10A or something like that, and has permitted the co-owner to participate in that election process, to vote. The secretary has to scrutinize that form 10A. See whether the flat owners only have signed it. Okay. And there will be other parameters. It's like जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर फ्लैट में आउटस्टैंडिंग ड्यूज है तो आपका 10A कंसिडर करने की जरूरत नहीं है सोसाइटी को. अगर आपके फ्लैट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट या कोई लीगल हायर का रिस्ट्रेनिंग नोटिस वगैरह आके पड़े हुए हैं, या कोई ऑक्शन का नोटिस पड़ा हुआ है, या और कुछ ऐसे ही कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपका फॉर्म 10A को कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है सोसाइटी को. सो दिस हैज टू बी टेकन अप बाय द सोसाइटी सेक्रेटरी and approved appropriately. So there is no need of passing in the MC, right? It has to be taken up in the MC meeting. Okay, once the scrutiny is done by the secretary, then you have to place it before the MC. Yeah, because supposing if he is rejecting it, then he does not have the sole authority to reject it. Okay. सोसाइटी कोई माई बाप तो है नहीं, सेक्रेटरी जो है वो कोई माई बाप तो है नहीं सोसाइटी का. जो माई बाप है, जो करता धरता है, जो ट्रस्टीज है, वो तो पूरी मैनेजिंग कमेटी है. तो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना
मैनेजिंग कमेटी का काम है। तो अगर रिजेक्ट किया है तो मैनेजिंग कमेटी के रेजोल्यूशन डालना पड़ेगा कि इस कारण से रिजेक्ट किया हुआ है, और रिजेक्ट करने के बाद में सामने वाली पार्टी को यानी मेंबर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन है कि आपका ये टेनर रिजेक्ट किया इस कारण से, ताकि वो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में आगे जाके अपील या रिवीजन जो भी करना है वो करे, है ना। तो अगर एक्सेप्ट किए सेक्रेटरी ने, फिर आगे का एमसी में रखने का जरूरत नहीं है, राइट? नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप कुछ भी कागज पत्री सेक्रेटरी को दोगे, सेक्रेटरी हैज टू स्क्रूटिनाइज इट एंड प्लेस इट बिफोर द एमसी मीटिंग। ओके, ओके, समझ गया, थैंक यू। हाँ, he does not have sole authority to do anything. He has to take consent of the MC. हो सकता है कि बाकी MC मेंबर को कुछ पता हो आपके फ्लैट के बारे में, कुछ गड़बड़ी के बारे में, सबको सब कुछ नहीं पता होता है। तो वहां पे अगर ये पता चलता है कि नहीं भाई वो तो फ्लैट में लीगल हायर का डिस्प्यूट आके पड़ा हुआ है ना, तो वो क्लेरिफाई करना जरूरी हो जाता है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर वासुदेव फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। Okay. Anybody else has any question? Can I ask one more question? Mr. Yogesh will take up your question in the last. अगर किसी और का नहीं है तो then I will call you, sir. Hello. Mr. Amar Patra. Okay. Anybody else has any questions? सर नितिन राणे बोलना चाहता हूँ। बोलिए राणे साहब। दो भाइयों ने फ्लैट लिए है, ए और बी। जो प्राइमरी मेंबर है उन्होंने एसोसिएट मेंबर बना दिए है उनके लड़के को। अभी इलेक्शन है और लड़का भी इलेक्शन लड़ना चाहता है और जो जॉइंट मेंबर है उनके भाई वो भी लड़ना चाहते हैं। तो इस स्थिति में कौन इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है? फर्स्ट मेंबर डिसाइड करेगा कि मैं एसोसिएट मेंबर को अलाउ करूं 10A दूं या मेरे ज्वाइंट मेंबर भाई को 10A फॉर्म दूं। तो आपका मतलब है उनका ओनरशिप है, फिर भी ब्रदर डायरेक्टली उनका हक नहीं बनता है? हक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेंबर का होता है हमेशा, और उसके हक से बाकी मेंबरों का हक जागता है, सोता है। ठीक है। Hello, can I, sir, I have one question. Yeah, Yes, Mr. Amar, please go ahead. Yeah, suppose a member, for example, has two children, let us say A and B, and the member has nominated A, and the member expires. What A does is he fills the applications along with the release deed of his brother, let us say B, and all papers are intact in order. So A becomes what you call that provisional member or an actual member? See, provisional member is based on that nomination form जो आप भरते हो सोसाइटी में, शायद अपेंडिक्स नंबर 14 है। Yeah. तो जो फॉर्म है अपेंडिक्स का, that form 14 is a part of the bylaws. Yeah. तो bylaw is not a statutory authority. वो लेजिस्लेशन में पास नहीं किया हुआ है bylaws। Okay. लेकिन MCA's एक्ट और रूल्स वो लेजिस्लेचर के थ्रू निकल के आता है। सिमिलरली सेंट्रल एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, Okay. जिसके अंतर्गत आपका मालिकाना हक पैदा होता है। Okay. अब मालिकाना हक पैदा करने के लिए आपने रिलीज डीड एग्जीक्यूट करके रजिस्टर भी किया होगा। Correct. तो अगर रिलीज डीड रजिस्टर्ड है तो मालिक का हक वहां पे पैदा हो गया परमानेंटली। Correct. Correct. So in short, that A becomes a normal member, not a provisional member. Is that right? If a release deed has been executed, then the nomination form you can simply tear and throw it away. Correct. I agree that. Okay. As I told you, कि provisional member form है. Yeah. It is only a part of the bylaw. Okay. Fine. Got it. Thank you, Mr. Patra, for joining me. Okay. Anybody else? Sir, can I ask one question? Mr. Dinesh. Sharda madam, I'll come back to you, please. Just hold on. Sir, you have already conveyed in your lecture, but still I have a doubt.
as per the new amendment, the associate member, he has to fill up the form number 7, हाँ जी, and which is a consent from the primary member, and he has to pay rupees 100 entrance fee. Is it yes, that only? yes, So form number yes. 7 has to be filled and has to be signed by the primary member, and rupees 100 has to be paid. That is the only It has to be process for signed by both the members, consenting member also and accepting member also. Okay, then that the member who is going to be an associate member. Yeah, so if the form number 7 in the old bylaws is not properly typed in, you can type it in your own computer. Simple application also will do, stating कि मैं अनिल शर्मा प्राइमरी मेंबर हूँ सोसाइटी का by virtue of this share certificate number so and so वगैरह वगैरह. I hereby delegate and appoint Mr. Rakesh as my associate member. I hereby annex 100 rupees for this thing and form number 7. Form number 7 है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. It does not matter. Okay. So basis on that, he can become an associate member. And Yes, he sir. is If eligible approved by for contesting election. if approved by MC, yes, sir. MC member. Okay. And there is no need of power of attorney in this case. Again, only these documents are enough. If you have given a power of attorney to a family member, he can execute his own associate membership form. उसको खुद को अपने आप को ही बना सकता है या वो और किसी फैमिली मेंबर को भी बना सकता है. It is a two different issue. Power of attorney अलग है और associate member is literally like a power of attorney but with limited rights. Power of attorney को लगभग सभी rights होते हैं जो जो उसमें लिखा हुआ होता है. Okay. But Yes, as sir. for associate member, only administrative rights are given to the associate. Administrative affairs of the society, nothing else. He can become an MC member also, an office bearer also. Yes, it's possible. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Sharda madam. Good evening, sir. Thank you so much for this informative talk. I just have one question. As a member, can I put an RTI and find out about another member's, how did that person get the membership, as well as the committee, on what documents they have given membership to that person, because this person is going to stand for elections. And I have a doubt. I was told that the papers were not clear. I mean, they have inherited the flat from the father, but I don't think any will is, there's a will, I believe, but it was not probated. So on what basis can a person become a member? I mean, can I ask through RTI to the present committee? Privity of contract says that you cannot ask third party documents. Okay. You will be violating his privacy. However, to circumvent it, you may create a dispute, grievance, before the deputy registrar by stating so and so, जो भी आपने अभी बताया, plus more. You need to give justifications and reasonings to the deputy registrar कि why I have made this particular complaint, and tell him कि इस पर सुनावनी लगाओ, conduct a hearing in this matter, and you should be a interested party in that. Why? Because it is affecting me as a member of the society. वो सुनवाई के दौरान वो सामने वाला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो हियरिंग में पेश करेगा, कॉपी आपको देगा. दिस इज वन वे ऑफ सर्कमवेंटिंग द लॉ. ओके, थैंक यू सर. आपको पता ही है कि दो पार्टी में अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, क्वासी बोल लो या फुल जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सामने वाले पार्टी को भी दिया जाना कंपलसरी है अगर आप पार्टी हो उसमें. तो इस तरीके से आप हासिल कर सकते हो. आरटीआई डालने की क्या आवश्यकता है? जी जी. और आरटीआई वैसे भी सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा, इट्स नॉट एप्लीकेबल. ओके. No. However, you can put an RTI under section 2F of the RTI Act, which mandates the authority to procure the information from the society and give it to you. थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो मिल जाएगा उसके अंदर. ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Sir, Sanjay here. Can I come in, sir? Yes, Mr. Sanjay. Sir, for any membership transfer or new membership or existing members, is it necessary for the general body permission or AGM permission, or it should be approved by the general body?
आपके सोसाइटी में कितने मेंबर है संजय जी? सर 20 मेंबर्स है। और एजीएम में कितने मेंबर्स आते हैं? आते हैं 15 के करीब आते हैं, ज्यादा भी आते हैं सर। चलो मान लो 15 आते हैं, हम्म। ठीक है। और अनिल शर्मा ने अपना ट्रांसफर फाइल आपको दिया, उसका फ्लैट नंबर 101 है, उसने उसको भेज दिया राहुल को, और मैनेजिंग कमेटी के पास वो फाइल आई। करेक्ट। अब स्क्रूटनी करने का अधिकार बायलॉज के हिसाब से तो सेक्रेटरी का है, करेक्ट। लेकिन आपके प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि जनरल बॉडी को स्क्रूटनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं सर, मैं एक्चुअली थोड़ा सा, ठीक है, मेरा ऐसा कहना था कि अपना अपना सेक्रेटरी और कमेटी ने स्क्रूटिनाइज किया और उनका ट्रांसफर कर लिया, और उसके बाद नॉर्मली वो रखते हैं जनरल बॉडी के अप्रूवल के लिए या एजीएम में अप्रूवल के लिए न्यू मेंबरशिप या ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप। नो सर, देयर इज नो अप्रूवल। ओके सर। जनरल बॉडी इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ओके। अप्रूवल का जो और अलॉटमेंट जो करना है या सैंक्शन करना है वो तो एमसी को ही करना है। अच्छा। जनरल बॉडी को खाली वेलकम करना है, भाई अनिल शर्मा को मेंबर बना दिया, प्लीज वेलकम हिम बाय क्लैपिंग, दैट्स इट। वो उठेगा, नमस्ते करेगा सबको, और बात खत्म हो गई। जनरल बॉडी के पास अधिकार बाकी कुछ बचता ही नहीं है। ओके, अगर जनरल बॉडी में नहीं लेते हैं तो सर? और एक मिनट, आप ऐसा भी सोचिए कि अगर जनरल बॉडी को अप्रूव करना है और दो मेंबर बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे उसका फाइल दिखाओ, हमको स्क्रूटनी करना है, हम उसमें चेंजेस करेंगे इसके अंदर। हर मेंबर अपना अपना सोचता है ना। करेक्ट सर। हर मेंबर को अपना अपना करने की इच्छा होती है करेक्ट। कि मैं भी स्क्रूटनी करूं, मैं भी बॉस बनूं, मैं भी उधर टिक करूं, मैं भी उधर हाईलाइट करूं, वगैरह वगैरह। तो ये फितरत होती है लोगों की। तो 15 मेंबर के पास अगर आप वो फाइल घुमाओगे और 5-5 मिनट भी रहा तो कितना चला गया? 75 मिनट, मतलब लगभग 1.25 घंटे चले गए। करेक्ट सर। और अगर जनरल बॉडी से ही अप्रूवल कराना है तो सेक्रेटरी को अधिकार किस चीज के लिए दिया बायलॉज में? करेक्ट सर। तो इट इज ओनली अ वेलकमिंग थिंग. General body has got no authority to approve or this or that. It is wrongly worded in your agenda. The agenda should be to welcome new members in the society as per list annexed. That's it. Okay. But Only for अगर records of the GB. सॉरी सर, हाँ, अगर एजीएम में या फिर जनरल बॉडी में नहीं लेते न्यू मेंबरशिप का तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होता। अच्छा, परफेक्टली ओके। अच्छा, अगर एक सेक्रेटरी ग्रांट एमसी ने मेंबरशिप ट्रांसफर कर दिया, दैट इज फाइनल। ओके, फाइन सर। ओके, थैंक्स जनरल सर। बॉडी में 15 मेंबर है, वो ये बोलेंगे भाई मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं, उसको मेंबरशिप नहीं देने का, या वो चोर है, वो यही करता है, वो बेवड़ा है, ये है, वो है, कुछ भी बोल के उसका मेंबरशिप क्या जनरल बॉडी कैंसिल कर सकती है क्या? हाँ, नहीं सर। जनरल बॉडी साल में एक बार होती है, अगस्त महीने में, सितंबर महीने में। हाँ। और आपने फ्लैट लिया होगा अक्टूबर महीने में, तो एक साल से तो आदमी रह ही रहा है वहां पे, मेंटेनेंस भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और एक साल के बाद में जनरल बॉडी बोलती है नको नको, पहला मेंबरशिप नको दिया, तो क्या करना चाहिए उस समय? करेक्ट सर, करेक्ट, क्लियर हो गया सर। मैंने खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए सब उदाहरण दिया। थैंक यू मिस्टर संजय फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। मिस्टर मेहुल, यस सर, रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर जो एंट्रेंस फी लेना है, जो 100 रुपीज का एंट्रेंस फी लेना है, वो कैश में लिया, सोसाइटी ने, मैनेजिंग कमेटी ने कैश में लिया, लेकिन कैश को अकाउंट नहीं किया है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि हम लोग के यहाँ पे 5 एसोसिएट मेंबर्स को एंट्री दिया गया, उसका एंट्रेंस फी कहीं पे भी इनकम एक्सपेंडिचर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, और कमेटी को पूछा था, उन लोग ने कुछ भलता ही जवाब दे दिया कि भाई उनके ध्यान में नहीं रहा, स्किप हो गया कैश। आप थोड़ा सा जोर से बोलिए मेहुल साहब, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ जी सर, वो क्या बोलते हैं कि कैश आया था मेंबर से, लेकिन हम लोग ने अकाउंट करने के लिए हम लोग भूल गए, वो क्योंकि कैश में लिया था, उसका कोई रिसिप्ट इश्यू नहीं किया था, कुछ भी नहीं था। मैंने बोला 5 लोग का आपने एसोसिएट मेंबरशिप लिया तो उसका आपको एंट्रेंस फी आया था, उसके फॉर्म्स भी मुझे दिखाए गए थे, तो फॉर्म्स में भी लिखा था 100 रुपीज रिसिप्ट, कैश रिसीव करके उसके ऊपर एंडोर्स किया हुआ था, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं था। तो इसके लिए वो 500 रुपीज का, यानी मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, तो इसको कैसे रिवोक कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे क्या ट्रीट करना चाहिए? तो 500 रुपया गया कहाँ? वो अगर अकाउंट में नहीं दिखाया हुआ है तो सामने वाला बोल रहा है क्या मैंने 500 रुपये दिया हुआ है? हाँ जी सर, यानी वो मैनेजिंग कमेटी के पास ही पड़ा हुआ है, किसी मेंबर के पास पड़ा है, कमेटी मेंबर के पास पड़ा हुआ है पैसा।
दो तीन चीज कर सकते हो। एक तो इंक्वायरी बिठा सकते हो इस चीज पे अंडर सेक्शन इंस्पेक्शन अंडर 89A। बोलो कि भाई ये 5 लोगों को ये अपॉइंट किया हुआ है, इनका मेंबरशिप फीस लिया नहीं है, सोसाइटी के मैनेजिंग को डायरेक्ट करा जाए कि अपने जेब से इसका मेंबरशिप फीस जमा करे सोसाइटी के खाते पे, या तो इनके ऊपर 88 की कार्यवाही हो, क्योंकि दैट कम्स अंडर नेग्लिजेंस, ओमिशंस, डेफिशिएंसी वगैरह। तो उनके ऊपर 88 की कार्यवाही भी हो सकती है, भले वो 100 रुपए क्यों ना हो, लेकिन हो सकती है। तो 89 का एक इंस्पेक्शन कराओ, आपने मुझे जो बोला है वो लिखो उसके अंदर, एंड टेल देम कि ये पैसा आया नहीं है, इनको अपने जेब से भरने को बोलो करके। Can I ask a question? मिस्टर अरुण राज, हाँ ओके सर, गो गुड अहेड। इवनिंग सर। बिल्डिंग में एक केस है जहाँ पे मदर फादर जॉइंट ओनर्स है, फादर एक्सपायर हो गए हैं, मदर और बाकी ब्रदर सिस्टर ने रिलीज डेट दे दी है एक लड़के के नाम पे। कैन वी मेक हिम एज अ मेंबर एंड व्हाट आर द अमाउंट दैट आई नीड टू चार्ज? ओनली 100 rupees? You told me that father and mother are the registered members. Yeah, father is expired, mother फादर इज एक्सपायर्ड, फादर की yeah. जगह में फादर का हिस्सा किसी बेटे को रिलीज डीड कर दिया, रजिस्टर्ड रिलीज डीड कर दिया। तो बेटा तो पहले से मेंबर तो था नहीं था, बराबर। ठीक है, तो उसको मेंबरशिप ट्रांसफर भी करना पड़ेगा उसके नाम पे, वो जो 50% है वो फादर का, और उसको मेंबरशिप एंट्री भी लेना पड़ेगा सोसाइटी में। तो एंट्रेंस फीस 100 रुपए लेना है और मेंबरशिप ट्रांसफर फीस 100 रुपए लेना है। इसमें शेयर ट्रांसफर प्रीमियम एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ओनली 100 100 प्लस 500। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। ओके, मिस्टर जिंदाल, you wanted to ask something? Sir, I just want to know, can you hear my voice, sir? Yes, sir. Sir, that you just said it that it's right that managing committee confirms the transfer of the flat, but always have said it in the agenda of the AGM that the right to seek the approval of the members and confirm the transfer of the flat. So that actually basically it's from which should only be written to inform the members that such and such flat has been transferred during the year. Because the agenda says to seek the approval and confirm the transfer of the flat. So this basically then the agenda is actually wrong. And actually, you're right that AGM member has no right to, only the managing committee has the right to transfer the flat. So can you share your thoughts on it? जिंदाल साहब, ऐसा है कि अगर आपने वो एग्रीमेंट किसी का फिराया जनरल बॉडी के बीच में, तो वो उसका राइट प्राइवेसी वायलेट होता है। Somebody's microphone is on. जिंदाल साहब, थोड़ी देर के लिए आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, आवाज बाउंस हो रही है। ओके, तो जब आपने वो 15 फाइल आपके मेंबरशिप के फाइल सोसाइटी के बाकी जनरल बॉडी मेंबर्स के बीच में घुमाया जिनको अधिकार नहीं है, सेक्रेटरी को तो स्टैट्यूटरी अधिकार मिल गया, ही इज अपॉइंटेड गवर्निंग पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इलेक्टेड पर्सन है, तो ही इज गॉट स्पेशल प्रिविलेजेस। तो फॉर्म जब फाइल उसके पास दिया तो उसके पास प्रिविलेज है उसको डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करने का, और आपने वही फाइल आपने जनरल बॉडी को घुमाया तो उसके राइट, प्राइवेसी राइट को आप वायलेट कर रहे हो, अनिल शर्मा की, नया ओनर की। और आप कॉम्पिटेंट नहीं हो ना, आप इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं हो। जनरल बॉडी इज नॉट द इलेक्टेड अथॉरिटी, इट इज कमिंग देयर ओनली फॉर वेलकमिंग ए न्यू मेंबर। एजेंडा इन मोस्ट सोसाइटीज इट इज एन एरर, बट स्टिल जैसे उदाहरण के तौर पे टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी में, टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी मतलब वो जो महाडा, सिडको वगैरह वगैरह हो गई, वो वाले सोसाइटीज में ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल था कि पहले क्योंकि मेंबरशिप इनवाइट करो, एक्सेप्ट होने के बाद में महाडा का एनओसी लेके आओ और फिर जाके एडमिट करो। लेकिन नॉर्मल केसेस में सिर्फ और सिर्फ नए मेंबर को वेलकम किया जाता है। Introduction, welcome, that's it. There is no legal requirement by GB to reject it or accept the new membership. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि AGM आपने लिया सितंबर महीने में, नया मेंबर को उसके एक हफ्ते के बाद में अपॉइंट किया आपने, मेंबरशिप दिया, और वो 1 साल से रह रहा है, और उसका जो ट्रांसफर का जो पैरामीटर है वो अगले AGM में आएगा। 1 साल तो उसको वो रह रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, सब दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे लास्ट में उसको, आप कि आपका मेंबरशिप मैं रिजेक्ट करता हूं?
और रिजेक्ट कर भी दिया तो क्या क्या हो जाएगा उसको, उसका फर्क क्या पड़ता है? मेंबरशिप इज ऑलवेज वॉलंटरी। मैं बोलता हूँ कि सोसाइटी के मेंबरशिप से रिजाइन कर दो, झंझट से हटो और अपने अपने फ्लैट में मजे से रहो। नोबडी कैन डू एनीथिंग टू यू। आई एम गोइंग टू डू अ वेबिनार ऑन दिस थिंग वन फाइन डे, but conclusively, if you are a member of the society, you can just kick off that membership. सोसाइटी का मेंटेनेंस को जो बिल आ रहा है वो देते चले जाओ, लेकिन सोसाइटी के कानून आपको लागू नहीं होंगे और आप सोसाइटी के कानून में दखल अंदाजी नहीं कर पाओगे। इतना ही खाली। आप सोचोगे कि मैं मेंबर नहीं हूं और फिर भी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग लड़ूंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बाकी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आपके जानकारी के लिए, चूंकि आप एडवोकेट हैं, आपको पता बता दूं कि जो कुर्सी पे है उसी की कुर्सी गर्म की जा सकती है, परेशान किया जा सकता है, उसी को कोर्ट कचहरी में खींचा जा सकता है। और जो कुर्सी पे नहीं है, मेंबर ही नहीं है, मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं, वो आराम से शांति से रह सकता है। टेक्निकल चीज है, थोड़ा चर्चा वाले विषय, और कभी मौका मिला तो देखेंगे। नहीं, मेरा ख्याल ये था कि जो एजेंडा में है, दे शुड मेक द करेक्शन, दे शुड यूज द वर्ड टू सीक द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, जस्ट इट शुड बी लाइक टू कंफर्म दैट। Correct, but who is going to tell them? The cooperative department is not ready to do all these things. I'll tell you, every year I write at least 3-4 suggestive things to the cooperative department. ये नॉमिनेशन का भी मैंने लिखा था करीबन 3-4 साल पहले, 2017 में। मेरा आर्टिकल नॉमिनेशन का बहुत पुराना है, उनको मैंने रिप्रेजेंट किया, डेस्क ऑफिसर को जाके मिला, तब जाके ये प्रोविजनल मेंबरशिप का क्राइटेरिया लेकर है। सेम टू सेम एसोसिएट मेंबर का। इस तरह की चीज बोलोगे 1000 बार, तब एक बार तो सुनाई देता है अधिकारियों को। और आप साधारण इंसान हो, आपकी बात सुनना उनका काम नहीं है, ऐसा समझिए आप। एनीवे, थैंक यू मिस्टर जिंदल फॉर ज्वाइनिंग इन। सर मे आई? यस प्लीज मिस्टर योगेश, वन शॉर्ट क्वेश्चन, वी हैव वेरी लेस टाइम नाउ। सर जी, एक कंफ्यूजन था, शायद आपने ये बताया था कि एसोसिएट मेंबर का नाम आईजे रजिस्टर में नहीं आएगा, तो प्रोविजनल वोटर लिस्ट में वो क्या बेसिस पे नाम आएगा उसका? एसोसिएट मेंबर का नाम आई रजिस्टर में नहीं आएगा, शेयर सर्टिफिकेट में नहीं चलेगा, और उसको जे रजिस्टर में एंडोर्स करके रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हेलो। ओके, हेलो सर। यस प्लीज गो अहेड। हाँ दीप रत्नाकर। यस सर। मी एकाने असं केलंय की त्याचा फ्लॅट होता, तो नॉमिनेशन त्याने त्याच्या मुलांना न करता त्याच्या नातवाला केलं, दोन्ही मुलांच्या। सर एक रिक्वेस्ट है, या तो आप हिंदी में बोलिए या तो इंग्लिश में बोलिए, बिकॉज हमारे बहुत से फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, वो शायद मराठी ठीक से पूरी नहीं समझ पाए। आई रिक्वेस्ट यू हिंदी या इंग्लिश में बोलिए सर। ओके सर, एक ए नाम का आदमी है, उसने उसका फ्लैट जो है उसका नॉमिनेशन उसने सन को नहीं किया, उसके सन को किया, बोलेगा तो पोते को किया। हाँ, तो पोते को किया, तो अभी मालूम नहीं था और वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद में अभी सोसाइटी में नाम चढ़ने का है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर पोता मेजर एज का है, हाँ, अगर पोता मेजर एज का है तो उसको आप प्रोविजनल मेंबर बना सकते हैं। अच्छा। और प्रोविजनल मेंबर फ्लैट को लेना, बेचना, भाड़े पे चढ़ाना, ये वो सब करना उसके अधिकार में नहीं होएगा। प्रोविजनल मेंबर जो है खाली वो एक ट्रस्टी के रूप में रहेगा वहां पे, देखभाल करने के लिए, एज ए चौकीदार, नथिंग एल्स। अच्छा। भले वो लीगल हायर है तो भी, अगर लीगल हायर है तो फिर उसको, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जैसे कि प्रेसिडेंसी टाउनशिप में, मुंबई है, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता में, तो आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना होगा, या तो प्रोबेट कराना पड़ेगा बस वसीयत का। और अगर आप मुंबई से बाहर हैं तो सिविल कोर्ट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी इस चीज के लिए, टू डिक्लेयर हिम एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो लीगल को ये करते, लीगल अरेंज तो हो नहीं सकता है, वो तो नॉमिनेशन किया उसको ही हो सकता है। नहीं, नॉमिनेशन के फॉर्म के बेस में आप उसको प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट कर सकते हो, सोसाइटी ग्रांट कर सकती है।
हाँ. लेकिन प्रोविजनल मेंबर कॅनॉट सेल, प्रोविजनल मेंबरला अधिकार नाही आहे फ्लॅट विकणे, भाडे देणे वगैरे वगैरे वगैरे. जरी तो लीगल क्लास 1 लीगल हायर असेल तरीही त्याला अधिकार नाही आहे. अधिकार फक्त मालकांना असतो आणि मालक साठी त्याला प्रोबेट लागेल किंवा लेटर ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन लागेल किंवा कोर्टची डिग्री लागेल. ओके 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 ओके. थँक्यू सर. थँक्यू. Okay, we can take up 1 or 2 more questions if anybody has any question. Sir. Mr. Narendra Shah. हाँ सर, अगर जो एक मेंबर है उसके 2 फ्लैट है फादर के नाम पे. हेलो. हाँ सुन रहा, बोलिए. फादर के नाम पे 2 फ्लैट है क्या? तो फादर इज फर्स्ट नेम इन द बोथ फ्लैट. ओके. तो अभी उसमें फादर और सन दोनों मीटिंग में आके बैठते हैं एजीएम में वगैरह, और फादर एसोसिएट मेंबर है. अरे सन. हेलो. अगर फादर दोनों फ्लैट का प्राइमरी मेंबर है, हाँ मेन मेंबर, प्राइमरी फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट प्राइमरी मेंबर है, तो उसके जॉइंट मेंबर या उसके एसोसिएट मेंबर सेकंड फ्लैट के लिए आके नहीं बैठ सकते. अच्छा, कोई नहीं बैठ सकते. नहीं. अगर जो आगे बैठे और इधर क्या है कि फादर और सन दोनों आए और सन इधर सेक्रेटरी बन के बैठा है. ओके. हाँ. और तो आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार में कंप्लेंट वगैरह करके आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं. आप उसको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप 89A का एप्लीकेशन डाल दीजिए, सेक्शन 89A का, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सारा ये खुलासा कर दीजिए वो सब चीजों का, एंड द रजिस्ट्रार शुड इश्यू ऑर्डर अप्रोप्रिएटली. अच्छा. और अभी 3 महीने पहले हमारी सोसाइटी में इलेक्शन भी हुआ था, तो उसका भी कुछ वो दिया नहीं किसी को, क्या हाउ टू कोई इलेक्शन में दिन आ गया, हो गया, इलेक्टेड हो, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं. खाली इतना मेंबर आया, इतना मेंबर इलेक्टेड और इतना मेंबर बैठा है, बस. आज का विषय तो नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसको रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट लगेगा. मैनेजिंग कमेटी अपॉइंटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, उसका सर्टिफिकेट लगता है. जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं है तब तक वो समझो कि ये लोग ने डिस्प्ले नहीं किया है वो सर्टिफिकेट, और अपने को मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? तीनों जनों को नोटिस पे डाल दो. एक सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को नोटिस डाल दो, आरओ को नोटिस दे दो, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को नोटिस दे दो, पुणे में जो इलेक्शन अथॉरिटी का मेन ऑफिस है वहां पे नोटिस दे दो. ऐसा सब हुआ है. कार्यवाही तो करना पड़ेगा आपको अगर कुछ चाहिए तो. हाँ बराबर है. हाँ तो एक्शन तो करना पड़ेगा. बराबर. ओके. थैंक यू सर. Thank you, Mr. Thank you, sir. Okay, anybody else has any question? Chat box clear हो गया? I cannot see the chat box, so please come here and ask your questions. Okay, if there are no questions, then we will conclude today. आज 5-6 मिनट जल्दी conclude हो रहा है. Thank you for that. So, with the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you to you, sir.